हेलो एवरीवन, आपका क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 1 है और ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपके पास रहेगा। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं मोशन के बारे में। तो ये इस चैप्टर में वहाँ से कुछ अलग कुछ भी नहीं है इधर, है ना। जो जो चीज़ें वहीं पे थी सारी चीज़ें, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सब चीज़ें, इक्वेशन ऑफ मोशन, सारी चीज़ें वही है इधर भी। तो वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें अलग हैं, मतलब कि यहाँ पर समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा ज़्यादा है। और न्यूमेरिकल्स करना चाहें तो वे ज़्यादा हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलस मेथड भी आएगा, तो ये चीज़ें ही ज़्यादा है। अदरवाइज सारा का सारा वही है जो आपका 9th क्लास में, थ्योरी तो लगभग वही है आपके पास। ओके, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सारी चीज़ें जनरली वही है, तो थोड़ा सा फास्ट इसमें चलेंगे हम, क्योंकि आप 9th क्लास में ऑलरेडी करके आए हैं। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसको स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। व्हाट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज बोल रहे तो पॉइंट ऐसी चीज़ होती है जिसकी डायमेंशंस 0 हो, ठीक है। मैथ्स क्या बोलता है, पॉइंट जो किसको बोलते हैं जिसकी डायमेंशंस 0 हो आपके पास। डायमेंशंस किसको बोलते हैं, जैसे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, इन सबको। तो 0 डायमेंशन मतलब ना तो उसकी कुछ लेंथ कंसीडर कर सकते, इतनी कम लेंथ है, ना कोई ब्रेड्थ कंसीडर कर सकते हैं, ना ही कोई हाइट, मतलब इतने कम चीज़ है। तो मैथ्स में इसको ऐसा पॉइंट से दिखा देते हैं, है ना। पॉइंट इसको बोलते हैं मैथ्स में। फिजिक्स में ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसकी डायमेंशंस 0 हो। हाँ, मैथ में 0 डायमेंशंस है, फिजिक्स में ज़रूरी नहीं कि 0 डायमेंशन है। फॉर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लो ये सन है और सन के चारों तरफ अपनी अर्थ जो चक्कर लगाती है, तो अर्थ तो वैसे तो काफ़ी बड़ी है ना। अपनी अर्थ जो है बहुत बड़ी है, पर अर्थ जब सन के चारों तरफ चक्कर काटती है तो इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो पर अर्थ की डायमेंशंस तो रहती है भाई, रेडियस है अर्थ की 6400 किलोमीटर, तो काफ़ी बड़ी है हमारी अर्थ, फिर भी उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। तो मैथ्स का 0 डायमेंशन वाला केस हरदम नहीं लग रहा है इधर पे, है ना। तो अर्थ को जब पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं तब इसका मतलब क्या है, ये चीज़ हम समझते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते किसको। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कुछ डिस्टेंस से ट्रेवल करता है, मतलब कुछ मोशन कर रहा है, तो अगर उसका खुद का साइज मैटर ना करे उस मोशन में, और ऐसा कब होता है आपके पास, बॉडी जब बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बॉडी का खुद का साइज नेग्लिजिबल है, तो आप उस बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। आप कैलकुलेशंस करेंगे तो उस बॉडी के साइज, उसकी बॉडी की डायमेंशंस मैटर नहीं करेगी, तो वो 0 डायमेंशन वाला केस हो जाएगा आपके पास, है ना। दोबारा से, एक ऑब्जेक्ट है जो इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल उसने किया है उसके कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट का खुद का साइज एकदम नेग्लिजिबल है, तो आप क्या बोल सकते हैं उस टाइम पे, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसके साइज का कैलकुलेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। जैसे कि हम यहाँ से मान लो दिल्ली जाते हैं, तो यहाँ से दिल्ली मान लो है 50 किलोमीटर, मतलब जिधर पहुँचना है दिल्ली में, तो 50 किलोमीटर है, तो मैं चल के जाता हूँ। तो वहाँ से जाके मैं, कोई मेरे से पूछता है कि कितने डिस्टेंस ट्रैवल करके आए, तो मैं बोलता हूँ 50 किलोमीटर। मैं कभी ऐसा नहीं बताता कि भाई मैं यहाँ से चला था तो मेरा पैर भी, जो मेरा पैर था 8 इंच का, 9 इंच का या 10 इंच का, जो भी फुट का भी तो साइज़ था, मैं तो ये तो मेजर करना भूल ही गया। कभी ऐसा बोलते हैं आप कि भाई 50 किलोमीटर तो ये सीधा सीधा है, प्लस 10 इंच का मेरा पैर भी था, है ना। फुट का साइज़ भी 10 इंच या 9 इंच जितना भी था, तो वो भी इसमें ऐड करो भाई, 50 किलोमीटर प्लस 10 इंच और एक्स्ट्रा। तो ऐसा कभी नहीं बोलते ना। तो यहाँ पे हम सीधा 50 किलोमीटर बोलते हैं। उस टाइम पे हम अपना जो ये पैर का जो एक्स्ट्रा ये मिलाना भूल गए, हम इसको कैलकुलेट ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में ये आपके पास, आपके फुट का जो साइज़ है ये नेग्लिजिबल है। 50 किलोमीटर कहाँ आपके पास 10 इंच, तो मैटर नहीं कर रहा आपके पास। तो इस टाइम पे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट है। जब हमने क्या किया, अपने साइज से ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल किया, आदमी ने अपने साइज से ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उस टाइम पे इस आदमी को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। और कैलकुलेशंस में इसके साइज़ का असर नहीं पड़ रहा है, इसके पैर के साइज़ का असर नहीं पड़ रहा है आपके पास, है ना। समझ में आया, ठीक है। तो इस टाइम पे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है, तो जो सन के चारों तरफ का चक्कर है, अगर मैं इसको सर्कुलर पाथ भी मानूं,
तो ये आपके पास 2 पाई इंटू आर से निकाल लें तो अर्थ से सन तक का डिस्टेंस आपके पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, उसको यहाँ पे 2 गुना 3.14 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11 करके इसको निकाल लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आएगा। ओके, तो यह अर्थ जब सन के चारों तरफ चक्कर काटती है तो वो 15 करोड़ से तो ज़्यादा ही आने वाला है आपके पास, उसका दुगना है। मान लो 30 करोड़ आ गया। ठीक है, 30 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस अर्थ सन के चारों तरफ काट रही है। और अर्थ खुद का साइज देखिए, अब अर्थ का, अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर, डायमीटर लगा लो इससे डबल आपके पास। ठीक है, 12800 तो किलोमीटर, तो कहाँ 12-13 हज़ार किलोमीटर, कहाँ आपके पास 30 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो 30 करोड़ और 12,000 एकदम नेग्लिजिबल है ना आपके पास। तो अर्थ जो है अपने साइज से ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इस टाइम पे, तो अर्थ को आप यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने साइज के कंपैरिजन में लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो तो उस टाइम पे बॉडी का साइज कैलकुलेशंस पर फर्क नहीं डालता, उसको आप नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्ट मतलब 0 डायमेंशंस मान ही नहीं रहे कि इसकी कोई लेंथ ऑब्जेक्ट कुछ साइज है, तो उस टाइम पे बॉडी को पॉइंट साइज से दिखा देते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। कुछ और एग्जांपल हो सकते हैं आपके पास, जैसे एक रस्सी है, रस्सी से एक पत्थर बांध के घुमाए हम, तो आपके पास इसको भी आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पत्थर छोटा सा है और ये डिस्टेंस लंबा आपके पास ट्रेवल कर रहा है। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट कब नहीं मानेंगे, जैसे अर्थ अपने ही चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, अर्थ अपने चारों तरफ घूम रही है तो उस टाइम पे अर्थ बहुत बड़ी है, उस टाइम पे इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि चारों तरफ घूमना तो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करना, अपनी रोटेट करना इसका है ना, तो अर्थ की डायमेंशन उस टाइम पे आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। पर हाँ, हम अर्थ पर पूरा चक्कर काट के आ रहे हैं, अगर हम अर्थ पर एक पूरा चक्कर काट के आ रहे हैं ऐसा, तो हमारा साइज और अर्थ का साइज अर्थ के साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो हम अपने आप को पॉइंट ऑब्जेक्ट उस टाइम पे मान सकते हैं। कुछ और एग्जांपल लीजिए, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, मान लो 100 मीटर का या 200 मीटर का आपके पास रेलवे प्लेटफॉर्म है, और ये ट्रेन आती है, ट्रेन की लेंथ है मान लो आपके पास 70 मीटर। ठीक है, तो जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे आती है तो आप ट्रेन के साइज को इस 100 मीटर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो इस टाइम पे इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि 70 मीटर तो मैटर करता ना। तो आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं जब इस टाइप के कि भाई एक ट्रेन को प्लेटफार्म क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ट्रेन की खुद की लेंथ है 70 मीटर, ये लेंथ थी आपके पास 110 मीटर, तो आप कभी ऐसा नहीं करते कि ये आप तब कैलकुलेशंस करते हैं जब ये ट्रेन पूरी की पूरी इसको कवर कर गई होती हो, है ना। कभी ऐसा कैलकुलेशन नहीं करते ना कि इसका एक डब्बा ही आगे निकल गया, ये डब्बा ही पहला ही, ट्रेन तो अभी यहीं तक है, थोड़ी सी आगे निकल गई तो आप बोलते हो कि भाई सभी टाइम कैलकुलेट कर दो, ऐसा कभी नहीं करते आप क्या करते हैं, ट्रेन जब पूरी क्रॉस कर गई होती है इस प्लेटफार्म को तो आप बोलते हो कि 70 मीटर तो इसने खुद का डिस्टेंस ये ट्रैवल करा, 110 मीटर ये था, तो आप बोलते हो 180 मीटर टोटल चली, है ना, 180 मीटर चली, इसकी वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस पता है, तो आप टाइम निकाल सकते हैं। तो आपने यहाँ पर इसका साइज भी मैटर किया है कि ये 70 मीटर तो पूरी क्रॉस करना है प्लेटफार्म, तो 110 मीटर तो ये चली, और क्रॉस तब होगा जब पूरी ट्रेन इसको पार कर जाएगी। तो यहाँ पे ट्रेन का साइज मैटर कर रहा है, तो इस टाइम पे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। पर अगर इसी ट्रेन के लिए क्वेश्चन दे दिया जाए कि ये आपके पास दिल्ली से मुंबई जा रही है, कहाँ जा रही है, दिल्ली से मुंबई, तो अगर ये दिल्ली से मुंबई आपके पास जा रही है तो वहाँ तक का डिस्टेंस मान लो 1000 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये दिल्ली है आपके पास, ये मुंबई है, 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो उस टाइम पे ट्रेन का जो 70 मीटर का डिस्टेंस है इस 1000 किलोमीटर के कंपैरिजन में आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसको आप उस टाइम पर पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि कहाँ 1000 किलोमीटर, कहाँ 70 मीटर। तो इस टाइम पे जब भी कभी कैलकुलेशंस होती है तो इस टाइम पर कभी भी आपके पास ऐसा नहीं देखते आपकी ट्रेन क्रॉस होगी हो जब टाइम निकालें, आप जस्ट 1000 किलोमीटर का ही लेकर कैलकुलेशंस कर देते हैं। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट होती है तो कभी ऐसे अनाउंसमेंट नहीं होती ना वहाँ पे कि एक ट्रेन वो वाली ट्रेन आ रही है, अभी 4 घंटे 3 मिनट पर आपका उसका फर्स्ट डब्बा निकलेगा, 4 घंटे 3 मिनट 1 सेकंड पे सेकंड डब्बा निकलेगा, ऐसा कोई नहीं बोलता ना आपके पास, सीधा एक ही टाइम बताते हो, तो वह टाइम जस्ट इसी तरीके से कैलकुलेट होता है आपके पास।
क्यों? क्योंकि उसमें ट्रेन का साइज मैटर नहीं किया, क्योंकि 1000 किलोमीटर के कंपैरिजन में ये 70 मीटर का डिस्टेंस बहुत कम है आपके पास। तो इस टाइम पे इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, इस टाइम पर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान रहे थे। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कब पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है कब नहीं मानना, ये डिपेंड करता है आपके पास कि अगर बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो उसके साइज से ज़्यादा है तो इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानने, अदरवाइज नहीं। ठीक है, जैसे एक ट्रेन के कंपैरिजन में एक बॉल अगर मैं ले लेता तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म को ही बॉल ने क्रॉस करना है, तो यहाँ पर इसका साइज मैटर नहीं करेगा, क्योंकि 110 मीटर के कंपैरिजन में जो बॉल होती है, ठीक है, उसका साइज बहुत कम होता है, तो इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है। तो इसमें जस्ट क्रॉस करते ही आप निकाल देते हैं टाइम, है ना। तो ये था आपके पास कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, मतलब यूज होएगा ये इसलिए बता दिया मैंने ये आप शायद 9th क्लास में नहीं पढ़ते होंगे। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी बॉडी जो अपने डिस्टेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो उस बॉडी के जो डायमेंशंस हैं उनको आप नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है, नेग्लिजिबल मान सकते हैं, जैसे जो मैथ वाला काम होता है डायमेंशनलेस, तो उसका साइज कैलकुलेशंस पर इफेक्ट नहीं डालता है आपके पास। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं? जब भी कभी आपको किसी भी चीज़ की पोजीशन बतानी होगी फिजिक्स के अंदर भी या कहीं पर भी, आप जब भी कभी किसी चीज़ की पोजीशन बताते हैं, फॉर एग्जांपल एक लड़ाकू विमान उड़ रहा है और उसको एनिमी की लोकेशन बतानी है किसी को, या उसको लोकेशन भेजनी है नीचे से हमें कि एनिमी उधर उधर है, या फिर आप किसी जगह पे जाते हो और किसी को फ़ोन करके ये बताना कि मैं इधर खड़ा हूँ, तो वो भी आपकी लोकेशन है। या फिर आपको मैप में कोई लोकेशन देखनी है ना, तो आपके पास जब भी किसी बॉडी की लोकेशन देखनी होती है तो आप थोड़ा सा एनालाइज करिए कि जब भी आप लोकेशन देखते हो तो वहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट जरूर होता है। रेफरेंस क्या है आपके पास? एक फिक्स पॉइंट जरूर होगा, ठीक है, जहाँ से पोजीशंस आप मेजर कर रहे हैं। कैसे? आपके पास जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा, आप अपने किसी नई जगह पे जाते हैं अपने दोस्त के इधर और आपको उसका घर नहीं पता है, तो आप बस स्टैंड पे उतरते हैं और या किसी जगह पे उतरने को बोल दिया गया, आप वहाँ उतर के उसको फ़ोन मिलाते हैं और फ़ोन करके आप ये बोलते हैं कि भाई आप किसी चीज़ को देखते हैं अपने आसपास, फेमस सी चीज़, तो उस चीज़ को देख के आप बोलते हैं कि मैं, जैसे यहाँ पे आपके पास महाराणा प्रताप जी की मूर्ति है तो मैं इससे लेफ़्ट साइड में इतने डिस्टेंस पे खड़ा हूँ, या इतनी दुकानें छोड़ के खड़ा हूँ, या यहाँ पे इस चीज़ का शोरूम है मैं इधर खड़ा हूँ, है ना। तो आप एक फ़िक्स चीज़ करते हैं, शोरूम हुआ, महाराणा प्रताप जी की मूर्ति हो गई, या कोई भी एक फ़िक्स चीज़ आप करते हैं, या मान लो कोई बड़ा सा पोल है जैसे इंडिया गेट है, कुछ भी एक बड़ा एक फ़िक्स चीज़ लेंगे, उस फिक्स चीज़ से आप अपनी लोकेशन बताते हैं कि उसके लेफ़्ट में राइट में कितनी दूर आप जाके खड़े हैं, है ना। तो उस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस, और ये हरदम रहता है आपके पास। किसी भी चीज़ की लोकेशन देनी है तो एक रेफरेंस जरूर रहेगा, ठीक है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है आपके पास? जब भी कभी आपको किसी भी चीज़ की फिजिक्स के अंदर लोकेशंस देनी हो, किसी चीज़ की पोजीशन आपको बतानी है, तो हम क्या करते हैं, हम एक कोऑर्डिनेट सेट कंसिडर करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट सेट इकट्ठा करते हैं, कोऑर्डिनेट सेट बनाते हैं, या फिर कह लो आपके पास हम वहाँ से 3 एक्सिस ड्रॉन कर देते हैं, ठीक है। हम क्या कर देते हैं, एक फिक्स पॉइंट से 3 एक्सिस ड्रॉन कर देते हैं। 3 एक्सिस जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक को एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक को वाई एक्सिस बोलते हैं, और एक आपके पास जेड एक्सिस है। एक्स वाई जेड आप सब पढ़ के आए हैं कि एक्स आपके पास एक्स, अगर मैं एक रूम की नीचे वाली एक तरफ की साइड लूँ तो वाई आपके पास दूसरी तरफ की साइड है, और जेड ऐसा हवा में रहता है आपके पास, है ना। ये जेड बोर्ड से बाहर बना हुआ है, एक्स ये हो गया, वाई हो गया, तो तीनों एक दूसरे पर म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। तो जब भी कभी आपको किसी भी पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो आप सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करिए। इसको मैं बोल रहा हूँ रेफरेंस पॉइंट, स्टैंडर्ड पॉइंट, फिक्स पॉइंट, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट ढूंढिए, उस फिक्स पॉइंट को ओरिजिन मान लीजिएगा, ठीक है। उस फिक्स पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए वहाँ पर आप 3 एक्सिस बना दो, ठीक है। 3 एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस। तो यहाँ पर ये जो आपके पास बना, अब आप इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जब इसकी पोजीशन बता रहे हो तो ये एक फ्रेम बन गया आपके पास,
ठीक है। तो यहाँ से ऐसा होता है कि किस फ्रेम में आप वर्क कर रहे हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये कुछ नहीं आपके पास, ये एक सेट है आपके पास 3 एक्सिस का, जो कि एक फिक्स पॉइंट से बनाया हुआ आपने, जिसको आप रेफरेंस पॉइंट बोल रहे हैं। तो कभी भी किसी की लोकेशन वगैरह बतानी हो तो वहाँ पर आपको एक्स वाई और जेड की टर्म में बतानी होती है हरदम, ठीक है। तो आप इसकी पोजीशन, जैसे मैथ्स में आपको आता है कि एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ऐसा लिख दूंगा मैं इसकी पोजीशन कि एक्स में कितना चला, वाई में कितना चला, जेड में कितना चला। तो इस तरीके से स्पेस में आप लोकेशन दे सकते हैं किसी भी चीज़ की। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इट इज़ द जस्ट द सेट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस का सेट है आपके पास, जो कि जिसका जो रेफरेंस पॉइंट है, जो जिसका ओरिजिन है, जो वो एक रेफरेंस, एक फिक्स पॉइंट होता है आपके पास, ठीक है। देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी भी चीज़ के लिए आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं, ठीक है। कोई कहीं से ऑब्जर्व कर सकता है, कोई कहीं से ऑब्जर्व कर सकता है। इसी चीज़ को कोई यहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकता था, तो ये इसको ओरिजिन मान लेता है, एक्स एक्सिस मान लेता, वाई एक्सिस मान लेता, जेड एक्सिस मान लेता है ना, उसकी मर्जी है। कोई यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं पर भी हो सकता है आपके पास, है ना। तो एक ही पॉइंट के लिए बहुत सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाए जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि फिक्स पॉइंट कहाँ पर लिया गया है। तो फिक्स पॉइंट हरदम हमारे हाथ में होता है कि हमको किधर लेना है आपके पास, ठीक है। तो जो ये फिक्स पॉइंट है, जिसको रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, ये आपके पास ऐसा नहीं है कि ये एक ही रहता है, ये कितने भी हो सकते हैं, ये हमारी मर्जी होती है कि हमको कहाँ पर लेना है, ठीक है। तो कभी भी आपको कैलकुलेशंस करनी है, कभी भी कोई कैलकुलेशंस करनी है, तो आप क्या करेंगे, एक फिक्स पॉइंट ढूंढेंगे पहले। मतलब आप अपने दिमाग में ये सेट करेंगे कि मैं इसको कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। उसको आप ओरिजिन मान लेंगे, उसको ओरिजिन मान के फिर आप उसके एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस वहाँ से ड्रॉ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उस बॉडी की पोजीशन बताएंगे। तो ये फिक्स पॉइंट आपके हाथ में है, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहीं पर भी बना सकते हैं। इसमें कोई ये ज़रूरी नहीं होता कि ये इधर ही बनाया जाए, इसको कहीं भी ऐसा भी बना सकते हैं। एक्स उधर ले लो, वाई इस साइड ले लो, जेड इस साइड ले लो, आपके पास कहीं पर भी बनाए जा सकते हैं आपके पास। बस ये तीनों एक दूसरे पर म्यूचुअल परपेंडिकुलर होने चाहिए, इट इज़ द कंडीशन। अदरवाइज आप बना कहीं पर भी सकते हो। आप इस पी पॉइंट को भी ओरिजिन ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ओरिजिन लेना, रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करना आपके ऊपर है। क्लियर है। ये आपके पास था रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, ये आपके पास 2 तरीके के रहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास 2 तरीके के रहते हैं। एक है आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक है आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, अब इनमें देखते हैं आपके पास क्या डिफरेंस है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं? देखो मैंने बोला ना कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास इधर से कहीं से आप एक फिक्स पॉइंट करके वहाँ से पोजीशन वगैरह मेजर कर रहे हैं, सारी कैलकुलेशंस वहाँ से कर रहे हैं आप। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहीं पर भी हो सकता है, ये भी मैंने आपको बताया। तो मान लो आपके पास एक रोड है और उस पर एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास पेड़ लगे हुए हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास, मान लो आपको पेड़ की पोजीशन ऑब्जर्व करनी है, तो आप बाहर से भी ऑब्जर्व कर सकते हो, आप गाड़ी, चलती गाड़ी के अंदर से भी ऑब्जर्व कर सकते हो। जो गाड़ी के अंदर बंदा बैठा होगा, जो एक बार बाहर बंदा बैठा होगा, वो बाहर ही एक जगह पे ओरिजिन मानने का, एक्स एक्सिस ड्रॉ करेगा, वाई एक्सिस ड्रॉ करेगा, जेड एक्सिस ड्रॉ करेगा और पेड़ पौधों की पोजीशन बताएगा कि हमको तो रेस्ट पे दिख रहे हैं बाहर जो खड़ा है। जो अंदर गाड़ी के अंदर बैठा है, आपके पास गाड़ी जो है वो इस तरफ मूव कर रही है, तो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, मान लो यहीं पर एक ओरिजिन मान लेता है, तो वो क्या बोलेगा, आपके पास एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, जेड एक्सिस ये है। तो उसको पेड़ पौधे पीछे की तरफ जाते दिखते हैं, क्योंकि ये इसका खुद का रेफरेंस आगे जा रहा है आपके पास। ये तो फिक्स थे वैसे बाहर की तरफ से देखा जाए, पर इसके अकॉर्डिंग ये पीछे की तरफ जा रहे हैं, है ना, क्योंकि इसका खुद का फ्रेम आगे चल रहा है। भाई इसने अपने आप को ही ओरिजिन मान लिया, गाड़ी के अंदर ओरिजिन मान लिया कि मैं यहाँ से पोजीशन मेजर करना चाह रहा हूँ। तो इसका जो ओरिजिन है ये फिक्स थोड़ी ना, बाहर से देखा जाए तो ये चल रहा है आपके पास, है ना। वह उसको बेशक से लग रहा है कि मेरा फिक्स है, गाड़ी में उसको सब चीज़ें वही दिख रही है, पर एक्चुअली में गाड़ी तो उसका फ्रेम तो मूव कर रहा है ना। तो फ्रेम जो है आपके पास मूविंग भी हो सकता है, आपके पास रेस्ट पर भी हो सकता है। तो फ्रेम कैसा भी हो सकता है, मूविंग भी और रेस्ट पर भी। उसी के अकॉर्डिंग आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। भाई चीज़ की पोजीशन ही तो मेजर करनी है।
अब वो पोजीशन मेजर करने के लिए आप रेस्ट से भी पोजीशन बता सकते हैं, आप मोशन से भी बता सकते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट का भी हो सकता है, मोशन का भी हो सकता है। जैसे भाई लड़ाकू विमान वाले को लोकेशन बतानी है तो वो तो लगातार मूव कर रहा है ना आपके पास, तो मूव कर रहा है तो आपके पास उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है भाई, मूविंग है। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच आर आइदर एट रेस्ट, या तो रेस्ट पे हो, रेस्ट पे दिख गया आपको कोई फ्रेम रुका हुआ है, जैसे ये सड़क पे खड़ा था आदमी, इसका आराम से फ्रेम रुका हुआ था, तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाएगा। और या तो रेस्ट पे हो और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी with respect to some other inertial frame of reference, ठीक है। या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो या फिर आपके पास रेस्ट पे हो, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को आप क्या मान सकते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आप एक बाइक पे जा रहे हैं या एक गाड़ी के अंदर भी जा रहे हैं, ठीक है, अगर ये v वेलोसिटी से चल रही है और इसकी वेलोसिटी आपके पास चेंज नहीं हो रही है, तो इस टाइम पर क्या रहेगा आपके पास, इसके अंदर जो बंदा बैठा है वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको चेंज लगातार एक जैसे ही दिखेंगे क्योंकि वो एक जैसी वेलोसिटी से आगे जा रहा है। उसको पेड़ पौधे लगातार सेम वेलोसिटी से पीछे आते दिखेंगे। या फिर मान लो इसी के साथ में एक और गाड़ी आपके पास चल रही है और वो भी v ही वेलोसिटी से चल रही है आपके पास, तो इसके कंपैरिजन में ये हरदम एक जैसा ही दिखेगा आपके पास। दोनों गाड़ी एक ही स्पीड से चल रही है, एक ही लाइन में चल रही है आपके पास, तो इसको लगातार इसकी पोजीशंस वही दिख रही है आपके पास, है ना। तो इस टाइम पे जब भी बॉडीज वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से चले या फिर रेस्ट पर ही हो, भाई कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना भी एक तरीके से रेस्ट जैसा ही है। दो चीज़ें एक जैसी वेलोसिटी से चल रही है तो उसके कंपैरिजन में या तो एक जैसी उसकी पोजीशन चेंज हो रही है या लगातार एक जैसी बनी हुई है आपके पास, है ना। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास कैसे बोले जाते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपको कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिखे रेस्ट पे या फिर दिखे आपको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता, तो आप क्या बोलेंगे, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। ये कैसे होते हैं आपके पास, एक्सेलरेटेड मोशन में रहते हैं, मतलब कि बिना कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं आपके पास, इनकी वेलोसिटी लगातार आपके पास चेंज हो रही है, ठीक है। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप एक्सेलरेटेड या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड का मतलब क्या होता है, आपके पास वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक जैसी स्पीड नहीं है, स्पीड लगातार चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है, आपके पास वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ये चल रहे हैं, मूविंग है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहे, कुछ अलग अलग वेलोसिटी, कभी तेज चल रहे हैं कभी धीरे चल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग वेलोसिटीज उसकी है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज ओबे होते हैं आपके पास, न्यूटन लॉज ओबे होते हैं। न्यूटन के आपने 3 लॉ जो पढ़े हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सब ओबे होते हैं आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। यहाँ पर आपके पास न्यूटन लॉज ओबे नहीं होते, ठीक है, न्यूटन्स लॉज डज नॉट ओबे, यहाँ पर न्यूटन्स लॉ आपके पास ओबे नहीं होते आपके पास, ठीक है। ओबे होते नहीं है मतलब कि न्यूटन लॉ फेल हो रहे हैं वहाँ पर। एक एग्जांपल देता हूँ आपके पास, जैसे आपके पास बस में आप बैठे हैं, तो बस आपके पास मूविंग है, मान लो बस अभी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है आपके पास। बस जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में एक जैसी वेलोसिटी से चल रही है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होती है, वेक्टर क्वांटिटी में, तो बस जब स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सीधी सीधी चल रही है, सब आराम से ऐसे ही बैठे हुए हैं, ठीक है, सब आराम से बैठे हुए हैं, कोई आगे ना कोई पीछे जा रहा है, सब एकदम से आराम से काम हो रहा है। तो बस में बैठा अगर मैं किसी साइड वाले पैसेंजर को देखता हूं तो वो मेरे को रेस्ट पे दिख रहा है, तो मैं एक न्यूटन फर्स्ट लॉ से बोलूँगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ सभी को याद है, आपका 9th क्लास में आया था कि वही बॉडी, कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो अगर मेरे को ये बॉडी, मेरे को अपना फेलो पैसेंजर अगर रेस्ट पे दिख रहा है, तो मेरे दिमाग में ये जाएगा कि न्यूटन ने ये बोला था कि इस पर कोई भी नेट फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा होगा। तो अगर उस पर कोई फोर्स लगता तो वो उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जरूर आती। तो वो अभी मेरे को सब रेस्ट पे दिख रहे, तो अभी तक न्यूटन लॉ ओबे हो रहा है क्योंकि बस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है आपके पास। हाँ, न्यूटन ने बोला फोर्स नहीं है तो रेस्ट पे है, मैंने भी बोला हाँ भाई कोई फोर्स लगाने वाला दिख नहीं रहा है तो ये मेरे को रेस्ट पे दिख रहा है, ठीक है, न्यूटन लॉ ओबे हो रहा है जब तक हम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे थे। ओके,
अब क्या है आपके पास कि एक्सेलरेशन की बात करते हैं, वेलोसिटी चेंज की बात करते हैं। अब क्या हुआ आपके पास, वेलोसिटी चेंज कब होएगी बस की, या तो वो ब्रेक लगाएगा या वो अपनी स्पीड लगातार बढ़ाएगा, एक्सेलरेटर पे पैर रखेगा, या अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। वेक्टर क्वांटिटी या डायरेक्शन चेंज होने से भी चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास बस एकदम सडन ऐसे मुड़ती है इस साइड लेफ्ट की तरफ। जब बस लेफ्ट की तरफ मुड़ती है तो हम सभी उस साइड जाते हैं। ये तो सभी ने कॉमन एक्सपीरियंस किया होगा, जब बस लेफ्ट में मुड़ती है तो सब पैसेंजर उस तरफ जाते दिखते हैं। तो अब मैं इधर बैठा अपने फेलो पैसेंजर को फिर से अपने आप को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अब की बार बस कैसी है, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में है, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और मैं न्यूटन लॉ अप्लाई करके देखता हूँ। न्यूटन क्या बोलता है, बिना फोर्स अप्लाई किए चीज़ें मूव नहीं करेगी। ठीक है, फेलो पैसेंजर उधर जा रहे हैं। जब पैसेंजर उधर जा रहे हैं तो उन पर डेफिनेटली कोई फोर्स होना चाहिए उस डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। जिस तरफ फोर्स लगेगा बॉडी उस तरफ मूव करेगी आपके पास, है ना, नेट फोर्स जिस तरफ होगा। तो अगर पैसेंजर उधर जाते दिख रहे हैं तो उस तरफ कोई फोर्स होना चाहिए, पहली बात तो ये। पर मेरे को वहाँ पर फोर्स लगाने वाला कोई नहीं दिख रहा, कोई ऐसा बंदा दिख ही नहीं रहा जो पैसेंजर के गले में रस्सी बांध के उस साइड खींच रहा है, ऐसा कोई नहीं है। ना ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ना इलेक्ट्रिक से, कोई ऐसा फील्ड भी नहीं है जो उनको अट्रैक्ट कर रहा होगा, कोई भी नहीं है, फोर्स लगाने वाला कोई नहीं दिख रहा है, चीज़ें उस तरफ जा रही है। तो बिना फोर्स के चीजें उधर जा रही है तो न्यूटन लॉ फेल हो गया। न्यूटन तो बोलता है जिस तरफ नेट फोर्स होगा बॉडी में एक्सेलरेशन उसी तरफ प्रोड्यूस होगी। तो न्यूटन लॉ फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्चुअली इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके पास। ठीक है, बात समझ में आई, किस में ऑब्जर्व कर रहे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो इस तरीके से नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपके पास न्यूटन्स लॉज ओबे नहीं होते, इधर आपके पास ओबे हो रहे हैं आपके पास। समझ में आया। जैसे आपके पास इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं आपके पास, जैसे यही वाला कि आपके पास जो बस है जो मूव कर रही थी, टेक्स ए सडन टर्न, तो ये आपके पास कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, क्वेश्चन नहीं मतलब लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ। आपसे कभी बार पूछा जा सकता है कि अर्थ कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अर्थ को आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे। तो आप सभी लोग बोलेंगे कि भाई अर्थ तो मूव करती है, ठीक है, अर्थ सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है ना, एक तरीके से ऐसे में मूव कर रही है और सन के चारों तरफ भी घूम रही है। ओके, तो जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमती है तो उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज हो रही होती है, आपके पास वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है। तो उस टाइम पर नॉन अर्थ जो है आपके पास एक्सेलरेटेड मोशन में, वेलोसिटी का चेंज होना मतलब एक्सेलरेशन आना, तो एक्सेलरेटेड मोशन में है तो अर्थ है तो वैसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पर जब भी आप अर्थ के ऊपर ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे हम इधर धरती पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सब एक ही वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। मैं जिस वेलोसिटी से रोटेट कर रहा हूँ, ये फ़ोन भी उसी वेलोसिटी से चल रहा है, वो घड़ी जो उधर लगी है वो भी, हर एक चीज़ सेम वेलोसिटी से अगर रोटेट कर रही है तो हम एक तरीके से इस वाले केस में आ गए कि सब चीज़ें कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो इस टाइम पर अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा माना जा सकता है, इनर्शियल। तो आंसर क्या रहेगा इस चीज़ का कि आप जब अर्थ के ऊपर कैलकुलेशंस कर रहे हैं धरती पर इधर ही, तो उस टाइम पे अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी माना जा सकता है। और अर्थ से बाहर की चीज़ों को जब हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे अर्थ आपके पास एक्सेलरेटेड मोशन में है, बाहर वाली चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो हम उस टाइम पे अर्थ को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे। ये था आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। इसके बाद अब नेक्स्ट हम मेन टॉपिक्स पे आते हैं। आपके पास मतलब कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन क्या है और स्ट्रेट लाइन में मोशन आपके पास क्या है आपके पास, ठीक है।